क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्ट वाले चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 11 अक्टूबर करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक, 1 दिसंबर से फिर से बता दे रहा हूँ, यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो है कंप्लीट पेड ग्रुप जो है, जिसमें प्रीलिम, मेंस, स्टडी प्लान, स्टडी मटेरियल, रोज मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, रोज एमसीक्यूज, ठीक है, और लाइव डाउट डिस्कशन, रोज ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। तो वो 1 दिसंबर चालू होने वाला है, तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको अब हम लोग देखते हैं विस्तार से। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी एक होती है, ठीक, जिसको प्रादेशिक सेना भी बोलते हैं। उसका 73वां रेजिंग डे है, और ये किस दिन होता है? अक्टूबर 9 को। ठीक, अक्टूबर 9 को होता है। देखो, भारत में प्रेसिडेंट बनने से पहले सब, और जब भारतीय संविधान आया उसके बाद तो प्रेसिडेंट बने होंगे ना, उससे पहले क्या चलता था? गवर्नर जनरल। ठीक, लास्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश के कौन से थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, लेकिन उसके बाद इंडियन जो गवर्नर जनरल रहे 1950 के पहले, जब हमारे प्रेसिडेंट आ गए, तो वो थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, तो उन्होंने मतलब जिस दिन इसको मनाया था टेरिटोरियल आर्मी, तो उसको कोमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले टेरिटोरियल आर्मी का नाम जो है ब्रिटिशर्स के हिसाब से था। वो भी बताता हूँ सारी चीज़ें, हिस्ट्री इसकी पूरी। तो देखिए, टेरिटोरियल आर्मी 1920 में बनाई गई थी, इंडियन टेरिटोरियल एक्ट 1920 में के द्वारा ब्रिटिशर्स पे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने बनाई थी ये। और इसके दो जो है टाइप थे। एक था ऑक्सिलरी फोर्स, जिसमें सिर्फ यूरोपियंस या फिर आंग्ल भारतीय रहते थे, और दूसरी थी इंडियन टेरिटोरियल फोर्स। इसमें भारत की तरफ से भारतीय जो वॉलंटियर करना चाहते थे वो लोग जुड़ते थे। फिर उसके बाद इंडियन टेरिटोरियल आर्मी एक्ट आया, जो कि 1948 में पास हुआ, जब भारत जो है आज़ाद हो गया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का कार्य कर रही थी, तो उसके बीच में एक एक्ट लाया गया। ठीक, जिसके अंतर्गत जो है इंडियन टेरिटोरियल आर्मी जो है बनाई गई, और उसको इनॉग्रेट किसने किया? हमारे पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने 9 अक्टूबर 1949 को। ठीक, इसीलिए इसको बनाया जाता है, 73rd था ये। ठीक है, तो देखिए रोल क्या है, भूमिका क्या है टेरिटोरियल आर्मी का। देखिए, ये एक पार्ट होता है रेगुलर आर्मी का ही, जो रेगुलर आर्मी उसका ही पार्ट है। ठीक, और इसका जो प्रेजेंट रोल है वो ये है कि रेगुलर आर्मी को स्टैटिक ड्यूटी से थोड़ा सा अलग रखो। ठीक, स्टैटिक ड्यूटी से अलग रखो, डायनेमिक होनी चाहिए। जैसे कि कहीं पे बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया पे क्या है कि हमेशा कुछ ना कुछ जो है हमारे सोल्जर्स की वहाँ पर रहनी चाहिए, निगरानी रहनी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पर रेगुलर आर्मी को मत रखो, वहाँ पे टेरिटोरियल आर्मी को रख दो। जब कभी मान लो आक्रमण हो जाए दूसरी साइड से, तब रेगुलर आर्मी को रखो, क्योंकि रेगुलर आर्मी रहेगी तो ज़्यादा जो है कुछ टेंशन बनी रहती है, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये हेल्प करती है टेरिटोरियल आर्मी, जब कभी नेचुरल क्लैमिटी आ जाए, जैसे फ्लड व्लड आ जाए इस तरीके से, और कभी कोई एसेंशियल सर्विसेज है उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, तब जो है, ठीक, और या फिर किसी समुदाय को की सिक्योरिटी या फिर अफेक्टेड है, या सरकार पूरी कंट्री की सिक्योरिटी अफेक्टेड है, तब जो है आपका ये टेरिटोरियल आर्मी काम आती है। ठीक, ठीक, और रेगुलर आर्मी को भैया जब कोई यूनिट चाहिए तो वो उसको दे दो भैया। टेरिटोरियल आर्मी है किसका पार्ट? वैसे तो है ही रेगुलर आर्मी का ही पार्ट। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद समझो एलिजिबिलिटी, कौन इसमें जो है आ सकता है, पात्र कौन है? कोई भी सिटीजन 18 से 42 साल के बीच में जो है वो इस सर्विस का पार्ट बन सकता है। पेंशनेबल एज जो है सोल्जर की वही है जो रेगुलर आर्मी वाले सोल्जर की होती है। 15 साल करोगे ऑफिसर रैंक के बिलो तो आपको जो है पेंशन मिलेगी। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी यूनिट जो होती है वो आपने देखा होगा कि 1962 के, 65 के, 71 के वॉर में इसने बढ़िया से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। 2020 में क्या हुआ कि इंडियन मिलिट्री को जो है कुछ रिकैलिब्रेट कर दिया गया। ठीक, टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा फॉर बेटर ऑपरेशन इंटेलिजेंस रोल। तो टेरिटोरियल आर्मी को जो है थोड़ा ज़्यादा जो है मॉडर्नाइज कर दिया गया, इंटेलिजेंस रोल में भी डाला गया, इसको संचालन में भी रोल में डाला गया। खास तौर पे कहाँ पर? अंडमान आइलैंड में। क्यों अंडमान आइलैंड? आपको पता है कि जैसे भारत का ये है, अंडमान आइलैंड यहाँ पर है, तो यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट और बे ऑफ बंगाल से होते हुए रास्ता आता है, तो चाइना बहुत ज़्यादा घुसपैठ करता है यहाँ पर। तो हम अपना जो है टेरिटोरियल आर्मी को अंडमान आइलैंड पे रखते हैं ऑपरेशन इंटेलिजेंस रोल पे, ताकि जो चाइना के इंट्रूजन है उस पर नज़र रख सकें। ठीक, टेरिटोरियल आर्मी का जो मोटो है वो क्या है?
तो मोटो जो है इसका सॉरी, सावधानी व शूरता, ठीक, यानी कि विजिलेंस भी है और वैलर भी है। तो मतलब डरते उड़ते भी नहीं है और हम निगरानी भी अच्छी रखते हैं, सावधानी और शूरता। ठीक। अगला टॉपिक है 9 अक्टूबर को, भैया हम लोग ने अभी पढ़ा था कि वाल्मीकि जयंती मनाई। 9 अक्टूबर को फुल मून डे था, तो उस दिन बहुत सारी चीज़ें होती है, तो शरद पूर्णिमा भी थी। और रिलीजियस फेस्टिवल है ये, हिंदू लूनर कैप मंथ जो होता है अश्विन, उसमें फुल मून डे वाले दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है, और वाल्मीकि जी का जो है बर्थ भी इसी दिन मनाया जाता है। ठीक। अच्छा, इसको जो है आरोग्य पर्व या फिर हेल्थ फेस्टिवल भी बोलते हैं। कई जगह इसको कौमुड़ी भी बोलते हैं और कोजागरी पूर्णिमा भी बोलते हैं। फुल मून नाइट जो होती है, ये अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से भारत में मनाया जाता है। और इस दिन पर कई सारे डिवाइन पेयर्स, राधा कृष्णा हो गए, शिव पार्वती जी होगी, लक्ष्मी नारायण हो गए, तो उनका वर्शिप किया जाता है और खीर और फ्लावर्स जो है उनको ऑफर किए जाते हैं। और डाइटी जो टेम्पल में उनको अच्छे से जो है कपड़े ड्रेस वेस किया जाता है वाइट में। ठीक है, जो भगवान हैं उनको सफ़ेद कपड़े पहनाए जाते हैं, ताकि ये दिखलाता है कि मून जो है ब्राइटनेस जो वो वाइट होती है उसको दिखलाता है ये। ठीक। सब भाई फुल मून होता है तो सफ़ेद चमकता है ना, वैसे ही। और ये हार्वेस्ट यानी कि फसल उत्सव के रूप में भी भारत में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा अश्विन के महीने में जो फुल मून डे होता है उसे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला। तो अब एक चीज़ समझ लो कि अप्रेंटिसशिप क्या होती है, यानी कि शिक्षुता मेला क्या होती है। जब हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक, पढ़ रहे हैं और किसी इंडस्ट्री में, किसी जो है सर्विस सेक्टर में कहीं जाके हम कुछ ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, वहाँ पे रहकर जो वहाँ पे प्रक्रिया चल रही हैं, जो भी जॉब वॉब चल रही है, ठीक, जो भी मतलब इंडस्ट्री चल रही है उसमें रहते हुए और अपनी ट्रेनिंग करते हैं ना, इंटर्नशिप करते हैं उस तरीके से। तो वैसे अप्रेंटिसशिप भी होती है। तो हम लर्न करते समय भी, उस समय जब उसमें हम ट्रेनिंग लेते हैं तो हमें कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, तो हम अर्न भी करते हैं। साथ ही साथ अर्न क्या करते हैं, स्टाइपेंड के तौर पे आपको पैसे मिलते हैं, साथ ही साथ आपकी ट्रेनिंग जो है वो भी होती है, तो स्किल भी अर्न करते हो। और साथ ही साथ अर्न से ही मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ ताकि याद करने में आसानी हो। एक तो पैसे अर्न किए स्टाइपेंड के रूप में, स्किल अर्न करी, ठीक, और सर्टिफिकेट अर्न किया जो आपकी आगे और जो है रोजगार को बढ़ाने में मदद करता है, रोजगार दिलाने में मदद करता है। तो ये सब अप्रेंटिसशिप के जो है फ़ायदे हैं, और इसीलिए 10 अक्टूबर को अप्रेंटिसशिप मेला रखा गया था। पीएम नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला रखा गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया था। अब यह स्किल से संबंधित है, तो कौन सी मिनिस्ट्री कराएगी इसे? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट कराएगी। किस मिशन के अंतर्गत? स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत, ताकि जॉब की, कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल सके यूथ को। ठीक, क्योंकि आप इंडस्ट्री में जाके जो आपने पढ़ा है भैया वो तो पढ़ा है, लेकिन वो इंडस्ट्री में जाके वहाँ प्रैक्टिकली सीखते हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें, और फिर इंडस्ट्री को भी अच्छा लगता है कि भैया उन्होंने सिखाया। और इसमें जो स्टाइपेंड मिलता है, कुछ इंडस्ट्री देती है, मतलब उसमें शेयरिंग, और कुछ गवर्नमेंट देती है, तो पूरा लोड भी इंडस्ट्री के ऊपर नहीं पड़ता, तो वो ठीक है। और उनको भी फिर ह्यूमन रिसोर्स भी मिल जाता है आगे, क्योंकि उन्होंने सिखाया, तो सिखा के फिर उसको जो उपयोग करेंगे ना अपने इंडस्ट्री में। तो ये चीज़ है। ठीक, नई स्किल मिलती है। और इसके लिए पात्रता क्या है भाई साहब, कौन आ सकता है? तो 5वीं से लेके 12वीं ग्रेड पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक, आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक, या फिर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, तभी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसको कैंडिडेट जो है विल ऑल्सो अर्न सर्टिफिकेट मिलता है, कौन सा? नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद का जो है ये सर्टिफिकेट मिलता है, जो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाता है। अब ये नैप्स क्या है? नैप्स वही नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम है, 2016 में लॉन्च करी गई थी, ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप को बढ़ाने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ जो अप्रेंटिसशिप इकोसिस्टम उसको बढ़ाने के लिए, और रैपिड सपोर्ट इसको दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल्ड मैन फोर्स होगा इंडस्ट्री के पास में, ठीक, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस भैया ट्रेनिंग मिलेगी। और अप्रेंटिसशिप जो है पार्शियल स्टाइपेंड गवर्नमेंट भी देती है, तो जो है इंडस्ट्री भी इंकरेज होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखे। और टू प्रोवाइड अप स्किलिंग अपॉर्चुनिटी, अप स्किलिंग भैया स्किल बढ़ रही हैं, और इसमें एमएसएमई जो है वहाँ पर लोगों का एनरोलमेंट होता है अप्रेंटिसशिप पे। और ताकि जो है अंडर सर्व्ड एरियाज़ जो है, जैसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने पढ़ा है, जो आकांक्षी डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन, जहाँ पर
नहीं है स्किल्ड मैन पावर, तो वहाँ पर इसको प्रोवाइड कराने में मदद मिलती है। ठीक, लंबे लंबे टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको रखा गया है। आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि रक्षा संबंधित जो भी हम उत्पादन करते हैं उसमें हम कितने सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, सेल्फ मतलब खुद से बना रहे हैं, इसके बारे में एक संस्था है सिप्री, स्वीडन की है ये, स्टॉकहोम कन्वेंशन और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री। इसने बताया कि इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी कि इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन रीजन में 12 नेशन जो हैं उसमें इसने बताया कि प्रोडक्शन खुद का मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से भारत चौथे नंबर पे है 12 कंट्रीज में से, चौथे नंबर पे। ठीक, 12 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम है। ठीक है, इसमें इन्होंने जो इंडिकेटर संकेतक रखे हैं जिसपे कि ये जो है रिपोर्ट निकाली है, तो 2020 तक आर्मी प्रोक्योरमेंट हथियार कहाँ से खरीद रहा है, ठीक, इंपोर्ट कर खरीद रहा है कि घरेलू जो है जो इंडस्ट्री है, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे खरीद रहा है। आर्म्स इंडस्ट्रीज़, ठीक है, जैसे कि भारत में आर्म्स बनाने वाली इंडियन जो है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, HAL है, तो ये इंडस्ट्री है कि नहीं है। और अनक्रूड मैरीटाइम व्हीकल्स, मैरीटाइम समुद्र में कई सारे ऐसे व्हीकल होते हैं जिनको जो है AUV बोलते हैं। AUV क्या है आपका, ऑटोमेटेड अनमैन्ड व्हीकल, अंडर वाटर व्हीकल। तो अनक्रूड मैरीटाइम व्हीकल है कि नहीं है पानी के अंदर, तो वो वाली चीज़ जिसमें कोई भी क्रू ना हो। तो चाइना को अगर देखा जाए तो चाइना दुनिया का 5वां लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, मतलब आयात करता है, मतलब दूसरी कंट्रियों से खरीदता है 2016-20 में। लेकिन इनके आत्मनिर्भर पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है इसी 16 से 20 के बीच में। तो चाइना ने जो है अपनी आर्म इंडस्ट्री को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया, जो कि PLA पीपल लिबरेशन आर्मी जो है उसको उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी कर देता है। और हाई वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट जो है इन एब्सोल्यूट टर्म्स सिर्फ उनके 8% के हो गए हैं। जितना भी प्रोक्योरमेंट आर्मी करती है ना, डिफेंस का प्रोक्योरमेंट होता है उसमें सिर्फ 8% ही वो खाली इम्पोर्ट करते हैं। ठीक, तो ये लोवेस्ट शेयर है 12 जो गवर्नमेंट अभी हम लोगों ने ऊपर देखी यहाँ पे उनमें से। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ठीक है, सेकेंड, चाइना फिफ्थ था। ठीक, 16 से 20 के बीच में सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है। ये फैक्ट आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली पूछे भी जा सकते हैं। इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इम्पोर्ट्स पर और फॉरेन मेजर, और यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी है कि मैनी प्रोड्यूस अंडर लाइसेंस और कंपोनेंट्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक, कई सारे लाइसेंस भी दिए गए, लेकिन ये है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन होंगे लेकिन बाहर की कंपनियाँ ही बना रही हैं। इंडिया का टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोक्योरमेंट जो है 16 से 20 के बीच में, तो उसमें 84% तो बाहर से हमने खरीदे हैं, सिर्फ 16% ही हमने जो प्रोक्योरमेंट किया डोमेस्टिक आर्म कंपनी से किया। इसीलिए बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है, क्योंकि हम भैया फॉरेन रिजर्व्स अपने खाली कर रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ जो है हम डिपेंडेंसी हमारी है बाकियों के ऊपर, तो आत्मनिर्भर बने। भारत में HAL है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड, ये कुछ मेजर इंडियन आर्म सर्विसिंग कंपनीज हैं जो भैया भारत में बना रही हैं आर्म्स। अशोक लेलैंड जो है पूरी इंडो पैसिफिक में देखा जाए तो टॉप 50 जो कंपनियां हैं जो कि ट्रक्स प्रोवाइड करती हैं उनकी आर्मी को, तो उसमें सिर्फ अशोक लेलैंड ही एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ट्रक का बना भारतीय आर्मी का, जो, और ये सिर्फ ओनली कंपनी रैंक्ड हुई है टॉप 50 में इंडो पैसिफिक में। ठीक, तो मतलब ट्रक बनाने में भी हम ज़्यादातर अशोक लेलैंड पे ही निर्भर करते हैं। और अनक्रूड मैरीटाइम वेसल प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ लार्सन ट्यूब्रो इसमें काम कर रहा है AUVs में, वो भी इटली के साथ में मिलकर, बाहर की फॉरेन कंट्री तो मतलब खुद से जो है नहीं भी सक्षम है, बाहर से फॉरेन कंट्री से हमें हेल्प लेने पड़ रही है या फिर हम खरीद ही ले रहे हैं भैया उनसे। इटली की एज लैब है वो, ये उसके साथ में मिलकर लार्सन ट्यूब्रो भारत में AUVs बना रही है, ऑटोमेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड पोस्ट डे। ये भी 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे। ठीक, ये इसलिए बनाया जाता है कि हम जो है इसको याद करते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन इस दिन इस्टेब्लिश किया गया था, और ये मतलब ये 9 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। ये UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस हुई थी टोक्यो जापान में 1969 में, तब से बोला गया था कि चलो हम लोग 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे बनाएंगे। ठीक, 2022 की क्या भैया थीम है, पोस्ट फॉर प्लैनेट,
देख रहे हो, ये इसको याद करने का तरीका ये है, ये इतना हरा भरा ग्रीन दिख रहा है ना वर्ल्ड पोस्ट डे, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया पोस्ट फॉर प्लैनेट। तो इन्वायरमेंट का भी थोड़ा सा इसमें बताया गया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो है ये स्विट्ज़रलैंड में स्टार्ट करी गई थी 1874 में। अच्छा, एक बहुत अच्छा फैक्ट यहाँ पर ये है कि जो एरोप्लेन के जरिए पहला कोई भी जो मेल भेजा गया, पोस्ट भेजा गया, वो भारत में भेजा गया। फरवरी 18 1911 में दुनिया का पहला औपचारिक एयर मेल फ्लाइट भारत में हुई थी। ठीक, ब्रिटिशर्स ने कराई लेकिन भारत नहीं हुई थी, ये समझ लीजिए। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 में आ गया था। ठीक है, और ये लेजिस्लेचर इसके लिए पास किया गया था 22 मार्च 1998 में, फिर 1 जुलाई 1898 में इसको एक्टिव कर दिया गया था। इंडिपेंडेंट इंडिया में जो पहला ऑफिशियल पोस्टल स्टैंप लागू किया गया वो किया गया आपका नवंबर 21 1947 को। और जो नया स्टैम्प था उसमें क्या था भैया, इंडियन फ्लैग था, साथ ही साथ जो है पैट्रियट स्लोगन भी था जिसका नाम था जय हिंद। ठीक है, जय हिंद। तो ये पहला स्टाम्प भारत में 21 नवंबर 1947 को आया। पहली बार दुनिया में जो है एयर मेल फ्लाइट कहाँ से उड़ी, भारत से उड़ी, और वो 18 फरवरी 1911 की थी। ठीक है, 9 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड पोस्ट डे। 2022 की थीम है पोस्ट फॉर प्लेनेट, इन्वायरमेंट को जोड़ा गया है। अगला है टॉपिक इकोनॉमी से मुझे डायरेक्ट कर, यानी कि प्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो भी इनकम कमा रहा है इंडिविजुअल, उसकी इनकम से डायरेक्टली जो है कुछ टैक्स काटा जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने बिस्किट बनाया, ठीक, 10 रुपये मान लीजिए 2 रुपये का टैक्स था, तो जो उसको उपभोग कर रहा है वो टैक्स दे रहा है, ना कि जो उसको बना रहा है वो टैक्स दे रहा है। ठीक, हालांकि पैसे उसी को जा रहा है, लेकिन जो पैसा दे रहा है उसमें से टैक्स काटा जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पर ये सिंपल सी इन्होंने ये चीज़ बताई है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 8 अक्टूबर तक देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन है वो इस साल के जो बजट का टारगेट था उसके आधे से, मतलब 50% से ज़्यादा हम अचीव कर चुके हैं। करीबन 7.5 लाख करोड़ रुपए का जो है डायरेक्ट टैक्सेशन हमें मिल चुका है। ठीक, ये 16.3% ज़्यादा इन्फ्लो है इसी मतलब टाइम के ड्यूरेशन में पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक, तो ये चीज़ बताई गई। सबसे ज़्यादा टैक्सेशन जो है यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी जो ग्रोथ देखने को मिली वो है सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन। ये क्या होते हैं पता है, ये सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स हैं आपके जो शेयर मार्केट में जब कोई जो है काम करता है, शेयर खरीदता है बेचता है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक, खरीदना बेचने में, तो उस पर जो टैक्स लगता है, ये भी एक डायरेक्ट टैक्सेशन का ही एक टाइप हो गया। ये भी आप समझ जाओ, ऐसे पढ़ रहे हो तो पढ़ के सीधे मत निकल जाओ। अगर यहाँ पे इसकी बात करिए तो इसका मतलब ये एक डायरेक्ट टैक्सेशन भी है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का ही एक एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन एक्चुअली इस टाइप का पूछा था पहले भी, तो आपको जब तक प्रीवियस क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आप कैसे अंदाजा लगा पाओ, कैसे आगे जो कुछ पढ़ रहे हो कैसे आप समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी कम, ये तभी पता चलता है। ठीक, तो सिलेबस पढ़ा होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हुए होना चाहिए, और लगातार जो गाइडेंस मैं दे रहा हूँ सुबह वो आपको करंट अफेयर में वो उसको लेते चलो। मान लो नहीं भी देखा तो अभी बता रहा हूँ, तो ये चीज़ ध्यान रखो आगे पढ़ते समय। ठीक, इसके अलावा जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब टैक्सेशन बढ़ा है, वहीं सारी चीज़ें बताइए और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है वो समझना जरूरी है। ठीक, एक चीज़ और बता देता हूँ, डायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है ये एक तरीके से प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है। मतलब भारत में क्या है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसी हिसाब से टैक्सेशन बढ़ रहा था कि जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वलिटी आ सके। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है भारत में ये रेट्रोग्रेसिव है। रेट्रोग्रेसिव है ये क्वेश्चन अब क्या उत्तराखंड पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये आता है क्वेश्चन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है वो रेट्रोग्रेसिव होता है। इसमें क्या है, ठीक, मुकेश अंबानी अडानी भी जो है 10 रुपये का बिस्किट खा रहे हैं, वो भी 2 रुपये टैक्स दे रहे हैं, और जिसकी इनकम दिन की जो है बेचारे की अगर 20 रुपये है तो वो भी 10 रुपये ले रहा है, वो भी 2 रुपये टैक्स दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पर एक समानता यहाँ पे हो सकती है, टैक्सेशन सबको एक समान लगाया जा रहा है, लेकिन इनकम और गरीबी अमीरी वो तो अलग अलग है ना। तो अनइक्वल लोगों पे आप इक्वल टैक्सेशन लगा रहे हो, ये चीज़ जो है रेट्रोग्रेशन को दिखाती है। बात समझ में आ गई ना। एक तथ्य आपको बताता हूँ यहाँ पे, आपको जो है कान जो है हो सकता है कि फट जाए। अडानी जी की इस समय प्रतिदिन जो इनकम है वो है 1600 करोड़ रुपया। 1600 करोड़ रुपए अडानी, गौतम अडानी, ठीक है, उनकी।
अगला टॉपिक है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन बनता है भाई साहब, आना चाहिए। तो देखो एक रिवाइज्ड एक्शन प्लान अभी लाया गया है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान से संबंधित। तो अब मैं आपको पहले इसका बता देता हूँ, ये कहाँ पे वर्क करता है, दिल्ली और उसके आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन में, ठीक है। अच्छा, यूपी में बताइए कौन कौन से जो है एनसीआर रीजन में डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली और एनसीआर रीजन में एयर पोल्यूशन से संबंधित, अब इसको याद करने के लिए क्या आपको एक ट्रिक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एपी, इसमें भी है ना एक्शन प्लान, एपी से एक्शन प्लान, एपी से एयर पोल्यूशन, ठीक। अब दो इसमें शब्द बचे, ग्रेडेड और रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स जो है एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में, ठीक। और किस प्रकार की इमरजेंसी है उसके हिसाब से जो है एक्शन प्लान है, यानी कि ग्रेडेड एक्शन प्लान है। अगर जो एयर पोल्यूशन का लेवल है वो ए ग्रेड का है, मतलब बहुत ज़्यादा है मान लो, तो उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। बी लेवल पे तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स रहेगा, सी लेवल पे है तो उस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स रहेगा। इसीलिए ग्रेडिंग पे रिस्पॉन्स है, इमरजेंसी में रिस्पॉन्स है, एक्शन प्लान है एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए। ये चीज़ बनाई गई है दिल्ली एनसीआर के रीजन में। बात समझ में आ गई, ठीक। इसको बनाया है एक्शन प्लान को, तो किसी ने बनाया होगा ना, तो वो है ईपीसीए, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि जॉइंटली काम करती है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ में 2017 से, ठीक। और स्टेप बाय स्टेप प्लान होता है दिल्ली में एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए। अब इसमें इमरजेंसी रिस्पांस मैकेनिज्म इसीलिए देख रहे हो, अभी मैंने जैसे ऊपर बताया ना कि कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ रिवीजन किए गए। तो मतलब अब जैसे चेंज हो गया, मान लीजिए दिल्ली में किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, भैया बहुत सीवियर एयर पोल्यूशन हो गया, तो उस समय जो रिस्पॉन्स होगा वो ज़्यादा जो है स्ट्रिक्ट रहेगा, ठीक। फिर उसके बाद चेंज हो गया तो फिर उसमें रिवाइज करना पड़ेगा, वही चीज़ बताई गई यहाँ पर। तो यहाँ पे प्लान जो है इंक्रीमेंटल है, अडॉप्टेबल है, जिस प्रकार से एयर क्वालिटी रहेगी उस हिसाब से ये रिस्पॉन्स किया जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में कुछ कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर ये काम करता है, उस हिसाब से स्ट्रिक्टनेस लाता है। मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर और सीवियर एंड सीवियर प्लस कैटेगरीज। मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी में क्या है कि भैया पीयूसी चेक्स होते हैं, प्रिवेंशन सॉरी पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल वाला जो होता है ना, गाड़ियों में लगाए जाते हैं, उनका स्ट्रिंजेंट एनफोर्समेंट होता है कि व्हीकुलर एमिशन ना हो, ठीक। वेस्ट का बर्निंग ना, अपशिष्ट का जो होता है ना, कई लोग पत्ते वत्ते और कूड़ा इकट्ठा करके जला देते हैं, भैया उससे बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब होती है, ठीक। तो उसके अलावा जो है पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ भी हैं, तो इन सबको रेगुलेट किया जाता है मॉडरेट टू पुअर कैटेगरी में। वही वेरी पुअर कैटेगरी में अगर देखा जाए तो डीजल जनरेटर भी जो है वो बंद कराए जाते हैं, साथ ही साथ पार्किंग फीस लगाई जाती है, बढ़ा दी जाती है। पार्किंग फीस बढ़ाने का मतलब है, मतलब लोग जो है अपनी गाड़ी, अब आप मतलब मैं सच बता रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हो ना, तो आप जा देखना सुबह के टाइम पे एक व्यक्ति जो है 5 लोगों वाली गाड़ी लेके ऑफिस जाता है, ठीक। तो ऑफिस जाके भाई पार्किंग में कहीं खड़ी करता हो तो पार्किंग फीस बढ़ा दो, तो क्या होगा, पूलिंग करेंगे लोग, 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग एक गाड़ी में जाए तो कम व्हीकुलर एमिशन होगा, कम जो है क्वालिटी ख़राब होगी। तो वो चीज़ें हैं, पार्किंग फीस बढ़ा दोगे तो कम जो है लोग थोड़ा सा हिचकिचाएंगे गाड़ी को लेने में। सीवियर और सीवियर प्लस कैटेगरीज में क्या होता है कि इसमें हॉट मिक्स प्लांट होते हैं, स्टोन क्रशर होता है। हॉट मिक्स प्लांट जो देखा होगा अपने कंस्ट्रक्शन साइट्स पे होते हैं, ठीक। और स्टोन क्रशर हैं, उसमें भी कई सारी डस्ट वस्ट उठती हैं, PM2.5 PM10 ये सब काफ़ी निकलते हैं। इसके अलावा क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लोग ज़्यादा यूज़ करें, इसके लिए कोशिश करी जाती है, भैया CNG बसेस हैं, मेट्रो ट्रेन है, उसका उपयोग करो, ठीक है। और ट्रक्स की आवाजाही जो है दिल्ली में रोकी जाती है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को बंद किया जाता है। साथ ही साथ ये ज़रूरत पड़ने पर इसमें ऑड इवन रूल भी यहाँ पे लगाया जाता है, मतलब सिर्फ एक दिन जो है ऑड नंबर वाली गाड़ियाँ ही चलेंगी, चाहे मोटरसाइकिल चाहे कार, और दूसरे इवन वाली चलेंगी। तो इससे भी क्या है, एक तरीके से आप मोटा मोटी समझ सकते हो कि 50% गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, व्हीकुलर एमिशन इसकी वजह से कम हो जाएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना उसमें थोड़ा टाइम लेके आपको बताता हूँ, ताकि भैया आप लोग का क्वेश्चन ना गलत हो। रिवीजन करना, डाउट पूछना आपका जो है अधिकार है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, यहाँ कमेंट करके भी हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर। मानेसर एंटी टेरर 2022, ये देखिए बहुपक्षीय एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास है, ठीक है। एंटी टेरर से आप समझ ही गए, मानेसर से क्या समझे भैया, गुरुगांव के पास में एक जगह है मानेसर, वहाँ पर
एंटी टेरर एक्सरसाइज हो रही है जिसमें मल्टीलेटरल कंट्रीज ले रहे हैं पार्ट। 8 से 13 अक्टूबर तक चल रही है। अब इसमें देखो, ये एंटी टेररिज्म वाला जो ये एक्सरसाइज है, ये SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत रैट्स नाम से, चूहा नहीं है ये है रैट्स है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत ये होता है कि भैया हम लोग टेरर से भिड़ने के लिए जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब लोग कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहेंगे, ताकि हम लोग आपस में सहयोग करके, आपस में समन्वय बैठा के और बेहतर तरीके से टेररिज्म को ख़त्म कर सकें। ठीक, तो उसके लिए फ्रेमवर्क है। स्टेज 2 की ये एक्सरसाइज है। इससे पहले स्टेज 1 वाली एक्सरसाइज 27 जुलाई से 1 अगस्त तक चल चुकी है। और NCTF जो भी, जैसे नेशनल काउंटर टेररिस्ट फोर्स है, ठीक, जैसे हमारे यहाँ NSA है, ठीक है, और भी कंट्रीज़ में अलग अलग हैं, तो वो सब लोग आके इसमें एक्सरसाइज करते हैं। इसका एम यही है कि आपस में बैठ के अच्छा समन्वय बैठा के कोऑर्डिनेट और कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हुए हम टेररिज्म को ख़त्म कर सकें। रैड्स जो है ये परमानेंट ऑर्गन है SCO का, यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। इसका हेडक्वार्टर ताशकेंट उज्बेकिस्तान में, ताशकेंट वहीं जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का, सॉरी, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है देहांत हो गया था 1965 के वॉर के बाद में, जो संधि करने गए थे, तो पता नहीं क्या हुआ, तो उनकी वहीं पे जो है डेथ हो गई थी। एक मिस्ट्री है। खैर, जो ऑब्जेक्टिव है SCO रैट्स का वो यही है कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सेपरेटिज्म यानी कि आतंकवाद, उग्रवाद, अलगाववाद, इन सबको जो है सहयोग और समन्वय के द्वारा ख़त्म किया जा सके। ठीक, और इंडिया के पास में इस समय चेयरमैनशिप है काउंसिल ऑफ SCO रैट्स की। अक्टूबर 2021 से जॉइंट एंटी टेरर एक्सरसाइज होती है, एनुअल हर साल होती है, मतलब वार्षिक रूप से। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी मैंने आप लोगों को वैसे पढ़ाया था SCO वाला जब भी हुआ था ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस, कि ईरान भी अब जो है इसमें 9वें मेंबर की तरह जुड़ने वाला है, 9th मेंबर की तरह। ईरान, नॉट इराक, ईरान की बात हो रही है। इंडिया और पाकिस्तान 2017 में जुड़ गए थे, 8 मेंबर हैं। जो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है ना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उसमें से तुर्कमेनिस्तान नहीं है। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो उइघर मुस्लिम्स है ना, वो तुर्किश लैंग्वेज बोलते हैं, तुर्क को अपना जो है ज़्यादा मानते हैं। यहाँ तक कि उइघर जो हैं वो कहाँ, जिंगजियांग प्रोविंस में रहते हैं। वो उसको कहते हैं कि ईस्ट तुर्किस्तान उसको नाम रख दिया जाए। ठीक है ना, वो चाइना का हिस्सा नहीं है, तुर्क का ही हिस्सा है। तो इस तरीके याद कर सकते हो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इस वजह से तुर्कमेनिस्तान को रखा ही नहीं गया, ये मेंबर ही नहीं है। ठीक, तो सेंट्रल एशियन कंट्री 5 कंट्री में से एक कंट्री नहीं है, तुर्कमेनिस्तान। ये एक ट्रिक है, ये सारी ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ, मैंने पढ़ते हुए सीखी हैं, आप इसको भाई फॉलो कर सकते हो। ठीक, अगला टॉपिक है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर संबंधित। देखो, भारत में दिल्ली से मुंबई और इधर से जो है कोलकाता, आपका लुधियाना से कोलकाता तक ये कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। ये गलियारा है जहाँ पे इंडस्ट्रीज़, कई सारे सिटीज़ हैं, उसमें इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी। उसी के पास से जो है फ्रेट कॉरिडोर, जो मालगाड़ी वाला जो कॉरिडोर है, रेलवे वाला, वो भी बनाया जाएगा। तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये कॉरिडोर, औद्योगिक गलियारा बनाए जा रहे हैं। तो ये बनाया जाएगा तो भैया इसके लिए कुछ हमें निगम बनाने पड़ते हैं, कुछ मतलब इंस्टीट्यूशनलाइजेशन करना पड़ता है, संस्थागत तरीके से काम करना पड़ता है। तो उसी के लिए SUV, ठीक है ना, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई, जिसका नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, विकास निगम। इसकी 4थी मीटिंग थी अभी मुंबई में, आपका 10 अक्टूबर को। और इसका यह है इंडिया री इमेजिन्ड, इसका मोटो है। 4थी जो मीटिंग हुई ये महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई थी। इससे पहले 3 जो हुए हैं वो दिल्ली, कोची, अहमदाबाद में हो चुके हैं। चौथा जो एडिशन है ये दिखला रहा है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट हम कर रहे हैं अपकमिंग ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़ का। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज़ का क्या है, मतलब स्क्रैच से कुछ हम नई सिटीज़ बना रहे हैं जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा निपुण होंगी। इंडस्ट्री वहाँ पे कई सारी होंगी। ठीक, करंटली 4 ऐसी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ जो इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो हैं वो डेवलप करी जा चुकी हैं महाराष्ट्र में, औरंगाबाद, रायगढ़, सतारा, नागपुर में। ठीक, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल है NICDC, और इसका एम है इन न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज़ को एज स्मार्ट सिटीज़ के तरीके से डेवलप करना, और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नई टेक्नोलॉजीज़ का जो है उपयोग करना। ठीक, प्रोग्राम जो है ये एम किया गया है इम्पेटस लाने के लिए अर्बनाइजेशन का इंडिया में, मतलब शहरीकरण को बढ़ाने के लिए। ठीक, क्योंकि शहर का, अब देखो वैसे तो
रूरल और अर्बन में आपको पता है कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जो मतलब एक डेफिनीशन परिभाषा में से जो यूज़ करी जाती रही है वो ये है कि रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर होता है, और इंडस्ट्री यानी कि जो है जहाँ इंडस्ट्री लगती है वो अर्बन या फिर शहरी क्षेत्र होते हैं। तो यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा रहे हैं तो अर्बनाइजेशन को बढ़ा रहे हैं, ऐसा बोला जाता है। ठीक, समझ में आई बात? बिल्कुल बेसिक से सीखनी है सारी चीज़ें, तभी याद रहेगा। अब देखो, भारत में कई सारे जोनल काउंसिल्स बनाए गए हैं। ठीक, जोनल काउंसिल्स है आपका नॉर्थ साउथ सेंट्रल जोनल काउंसिल। ठीक, उसी प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी है। इन जोनल काउंसिल्स के जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं होम मिनिस्टर जी। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के भी जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन है भाई साहब? 2018 के बाद से यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, होम मिनिस्टर हैं। और जो मिनिस्टर ऑफ डोनर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन है, उसके जो चेयरमैन मिनिस्टर होते हैं वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं एक्स ऑफिशियो। ठीक, यानी कि पदेन अध्यक्ष। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसकी मीटिंग अभी रिसेंटली हुई। ठीक है, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको जो है एक पार्लियामेंट ने लॉ बनाया था, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात हो रही है 1971 में, और इसमें मतलब सारी इस क्षेत्र में जितने भी जो स्टेट हैं वो लोग मिलके बैठ के जो है एक रीजनल प्लानिंग करते हैं, किस प्रकार से कार्यान्वित करने हैं स्टेट और सेंट्रल प्रोजेक्ट को, उन पे बातें करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर NEC में 8 तो हो गए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और 3 मेंबर प्रेसिडेंट के द्वारा नामित किए जाते हैं, वो सारे लोग इसमें होते हैं। ठीक, तो चलिए आज के MCQs देख लेते हैं। ये करंट अफेयर के MCQs की जो PDF है ये भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर पूर्वी परिषद, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, के संबंध में सही उत्तर चुनें। ठीक, तो NEC जो है 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बिल्कुल नहीं स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, सही पूछा गया है। इट कंप्राइजेस गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, नहीं भैया, गवर्नर कहाँ से आ गए? ठीक है, बल्कि ये कहना चाहिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर तो आते, लेकिन सारे स्टेट्स को थोड़ा आएंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के ही तो आएंगे ना, ऑल स्टेट लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत, दोनों गलत। सही पूछा गया है तो सही कोई भी नहीं, तो नन ऑफ दीज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो रैट्स वन ऑफ द परमानेंट ऑर्गन ऑफ ब्रिक्स एंड हैज इट्स हेडक्वार्टर इन शंघाई, चाइना। ये किसका है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। तो ब्रिक्स कहाँ से आ गया? नहीं हो सकता, पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा है मानिसा एंटी टेरर 2022 इज अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा ही सिर्फ सही है, पहला गलत है। सही पूछा गया तो बी आंसर हो जाएगा, 2 ओनली। तीसरा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग शरद पूर्णिमा। तो इसको जो है कॉमेडी और कोजागिरी पूर्णिमा भी बोला जाता है, तो ये तो सही है भैया, हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही साथ मंदिरों में देवताओं को आमतौर पर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं जो चंद्रमा की चमक को दर्शाता है, एकदम सही है, दोनों ही सही हैं। सही पूछा गया है तो 1 और 2 आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? प्रादेशिक यानी टेरिटोरियल आर्मी के संबंध में गलत उत्तर चुने। टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना 1920 में भारतीय प्रादेशिक अधिनियम 1920 के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा की गई थी। क्या स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द मोटो ऑफ द टेरिटोरियल आर्मी ऑफ इंडिया सावधान व शूरता विजिलेंस एंड वेलर, ये क्या सही है? बिल्कुल सही है यार। ठीक है, तो इसलिए दोनों सही, लेकिन पूछा इनकरेक्ट गया है, कोई भी सही नहीं वाला है नहीं, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? नॉन ऑफ दीज। ठीक, गलत वाले कोई है ही नहीं, तो नॉन ऑफ दीज आर गलत। ये समझ लो आप इस तरीके से। शस्त्र आयातक के संबंध में सही उत्तर चुने। चीन 2016-20 में अपने सशस्त्र बलों के लिए हथियारों में दूसरे सबसे बड़े आयातक के रूप में स्थान पर हैं। दूसरे हैं क्या? नहीं नहीं भैया, इंडिया था दूसरे पे, तो पहला वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। ठीक, करेक्ट पूछा गया। इंडिया वॉज द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर इन 2016-20, नहीं नहीं, ये एक्सचेंज कर दिए गए एक्चुअली ये स्टेटमेंट, ये भी गलत है। करेक्ट पूछा गया, नन ऑफ दीज आर करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है मैपिंग से। मैपिंग से क्वेश्चन जरूर करिए, मैपिंग जरूर करिए। जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आप उठाकर जो है उस पूरे एरिया को ही देख डाला करो मैप में।
चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग सरगासो सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ रीजन ऑफ अटलांटिक ओशियन, क्या सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन का जो नदन पार्ट है उसमें बीच में सरगासो सी है, ठीक। ग्रासेस होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो ओशन करंट है उसकी वजह से ये इसके इर्द गिर्द ये ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमते रहते हैं, तो बीच में ग्रासेस ये इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसी को सी बन जाती है, सी टाइप से, तो उसको सरगासो सी बोलते हैं। हालांकि ये ओशियन में है लेकिन फिर भी सी बोला जा रहा है, नदी, ठीक। और इट हैज़ लैंड बाउंड्रीज, नहीं नहीं, इट हैज़ नो लैंड बाउंड्री, जैसा मैंने आपको भी बता दिया, पहले एक्सप्लेन कर दिया था। दूसरा स्टेटमेंट हो गया इसलिए गलत, कोई भी लैंड बाउंड्री है ही नहीं ना, तो पहला स्टेटमेंट सही था, दूसरा गलत था, सही पूछा गया तो वन ओनली आंसर हो जाएगा। चलो अब इसको मैं आपको, ये देखिए सारे एक्सप्लेनेशन में दे रखे हैं, चलिए इसको मैप में ही देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में सरगासो सी जो है आपका ये इस टाइप से है यहाँ पर, ठीक। गल्फ स्ट्रीम जा रही है, यहाँ पे कैनरी करंट होते हैं सारे, ठीक। अटलांटिक ओशियन नॉर्थ में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब मेंस आंसर राइटिंग वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 10 अक्टूबर का जो है जो क्वेश्चन पूछा गया था उसकी एनालिसिस पहले करेंगे। पॉलिटिकल गवर्नेंस जीएस पेपर 2 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 150 शब्दों में इसको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 82 था, इससे पूछा गया था वाई इलेक्शन सिंबल वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक। कई लोग हैं जो लोग नहीं पढ़ पाते, जागरूक नहीं होते हैं, वो इलेक्शन सिंबल देख के जो है इसको वोट करते हैं। ये एनसीईआरटी का में दिया हुआ डायरेक्टली इसी प्रकार से, सिविक्स 6 क्लास की एनसीईआरटी में, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे बतानी थी, ठीक है। ईजी टू रिकोगनाइज, ईजी, और कई लोग जो है इसको वोट जो है सिंबल देख के ही करते हैं, तो इसके लिए इलेक्शन सिंबल, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को जो है कि को आज़ादी है, को वोट करना है, को डिसीजन लेना है, तो उसके लिए सहूलियत के तौर पे इलेक्शन सिंबल बना दिए जाते हैं भारत में, ठीक। इसके अलावा बताया, पूछा गया एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन इंडिया, ठीक। तो प्रशासन कौन देखता है भैया, इसको लॉ एक ऑर्डर बनाया गया, ठीक है। आपका इलेक्शन सिंबल आपका जो है 1968 वाला ऑर्डर है, ठीक। इलेक्शन कमीशन इसको जो है इसके हिसाब से काम करता है। कौन इसको कार्यान्वित करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक। इलेक्शन कमीशन जो है जो रिकॉग्नाइज पार्टी होती है, जैसे स्टेट की, नेशनल की, तो उसके लिए जो है इलेक्शन सिंबल रिजर्व कर देता है, वहीं इलेक्शन पार्टी, रिकॉग्नाइज पार्टी ही उसको उपयोग कर पाती है। वहीं जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है पर रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उनको जो सिंबल्स होते हैं, लिस्ट एक दी जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उसमें से उनको चूज़ करना पड़ता है, उनके लिए रिजर्व नहीं होता हो सकता है कि अगली बार वो चेंज हो जाए, ठीक। इसके बाद जो है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते हैं, उनको एक फ्री लिस्ट दी जाती है इलेक्शन सिंबल की इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो वो लोग उसमें से 3 जो है कोई चुन के देते हैं, और उसी में से फिर उनको कोई एक इलेक्शन सिंबल मिल जाता है, इस पर कि चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स होते हैं स्वतंत्र, उनके लिए, ठीक। ये अपने से कोई सिंबल बना के नहीं दे सकते कि हमको जो है लहसुन का ही जो है इलेक्शन सिंबल लेना है, नहीं नहीं, ठीक। अगर वो फ्री लिस्ट में है इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में तभी मिलेगा। तो ये जो है पूरा प्रशासन इलेक्शन कमीशन इसमें देखता है। पहले 2007 से पहले ये होता था कि रिकॉग्नाइज पार्टी अगर मान लो डी रिकॉग्नाइज हो गई, जनरल इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, स्टेट और नेशनल सिंबल, नेशनल पार्टी नहीं, पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन पाई, तो उसका रिजर्व जो इलेक्शन सिंबल था वो ले लिया जाता था। अब ऐसा नहीं होता है, शायद 2007 या 1997 भूल रहा हूँ मैं, एक बार बता दीजिएगा, ठीक। तो ये होता है, और इसमें कई बार ऐसा होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए स्प्लिट हो जाए, ठीक, 2/3 से ज़्यादा जो है 2 फैक्शन बट जाए, तो उस केस में एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है, और ज़्यादातर क्या होता है कि दोनों ही फैक्शन जो उनकी पेरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसका सिंबल को पाने की होड़ में लग जाते हैं, तो उस केस में कई बार डिसीजन ना आने पर इलेक्शन कमीशन ने कहता है कि हम इलेक्शन सिंबल ये वाला दोनों ही फैक्शंस को नहीं दे रहे हैं, और आप लोग कोई जो हमने प्रोवाइड किए हैं इलेक्शन सिंबल्स की लिस्ट, उसमें से नया जो है सिंबल चुनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा लिखना है। फिर उसके बाद आपको में लिखना है कि इलेक्शन सिंबल होने से डेमोक्रेसी को बढ़ावा मिलता है, लोग जो है डेमोक्रेसी में अच्छे से इसमें डिसीजन ले पाते हैं इलेक्शन सिंबल की वजह से। और इलेक्शन सिंबल जिस प्रकार से जो है किसी कंट्री का झंडा होता है, फ्लैग होता है, उसी प्रकार से इलेक्शन सिंबल जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है झंडे की तरह ही एक सिंबल होता है, जो कि उसके लिए जो है पूरे सबको पॉलिटिकल पार्टी को बांधने का काम करती है। तो इस प्रकार देखो, मैंने अभी बोलते बोलते आपको एक्सटेम्पोर ये वाला चीज़ बताइए, बाद में अगर अच्छी लगती है इस तरीके से क्रिएटिव दिमाग चला सकते हो तो चलाओ, लेकिन इसके लिए क्या है, पहले आपको जो है लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद आपको इवेल्युएट करना पड़ेगा। खुद आप जो लिखते हो ना वो आपको आंसर लगता है कि बेस्ट है,
वो बेस्ट है, लेकिन तब तक है जब तक आपको आपकी क्या गलती हो रही है उसमें सुधार बताया नहीं जाता। ठीक, तो सुधार कराने के लिए जो है आप मुझसे ले सकते हो। ठीक, और ये इस तरीके से इवैल्यूएशन करा सकते हो, दोस्तों से करा सकते हो, उसके बाद फिर पढ़ो। बाकी जो लोग दोस्त लिख रहे हैं उनका भी खुद भी इवैल्यूएशन करने की कोशिश करो, कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको भी, और थोड़ा सा ब्रॉड होराइजन आपका होगा सोचने का, समझने का और लिखने का भी। आज का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 11 अक्टूबर 2022 जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से संबंधित आज का हमारा क्वेश्चन है। मार्क्स वही 10, वर्ड लिमिट 150 की है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हाट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। बहुत अच्छे से मैंने इसको पूरा समझाया है इस वीडियो में। ठीक, मॉडल आंसर की जरूरत नहीं है आपको। ठीक, एक तो मैं पहले पढ़ाता हूँ, उसी संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, फिर अगले दिन उसको एनालिसिस भी करता हूँ और क्या चाहते हो मेरे भैया, क्या चाहते हो, घर पे बैठ के आपको पढ़ाऊँ क्या। ठीक, तो इसको करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ला के आपको पूरी किताब की दुकान आपको सामने आपको जो है भेंट कर दे तब भी कुछ नहीं होगा जब तक उसको पढ़ नहीं रहे हो। लिमिटेड मोस्ट क्वालिटी वाला जो चीज़ है, गाइडेंस है, वो नहीं दे कर रहे हो, कुछ नहीं हो सकता। व्हाट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, व्हाट आर द चैलेंजेस वी फेस ड्यू टू एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू GRAP। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन की वजह से देखिए, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है, वायु प्रदूषण के कारण हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, GRAP के संदर्भ में समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है मैं खुद बनाता हूँ, कहीं से चेपा चापी नहीं करता हूँ, बहुत दिमाग लगा के प्रीवियस क्वेश्चंस का एनालिसिस करके फिर ये बनते हैं। तो इसको आप लोग जरूर लिखा करो। नहीं हो पेड ग्रुप में कोई बात नहीं, लिखो, आपस में चेक कराओ। मुझे कई बार कई लोग भेज भी देते हैं तो उनको मैं कर देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कई लोग जो है फ्री के चक्कर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो फ्री की रेवड़ी यहाँ पर एक दो बार तो चल जाएगी, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि आप नहीं, मतलब सिर्फ फ्री के चक्कर में हो, बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे, तो फिर नहीं करता हूँ मैं। ठीक, अब मैंने काफ़ी जो है थोड़ा बहुत स्टांस लिया है। पहले कई लोग जो है जब तक उनको फ्री मिलता रहता है बड़े आते रहते हैं, जैसे उनसे कहो कि भैया कुछ इतनी मेहनत है तो थोड़ा बहुत उसका रेमुनरेशन भी होना चाहिए, तो भाग जाते हैं। ठीक, भागते रहो। आप लोग जॉब के लिए काम कर रहे हो तो वो भी तो रेमुनरेशन के लिए कर रहे हो ना। अगर आपसे कोई काम कराता रहे और आपको जो है चवन्नी बिना दे तो आपको कैसा लगेगा। तो खैर वही सही बात है। तो अगर सही लगता है तो देख बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो आप लोग। ठीक, करवा भी सकते हो, यही कम से कम मोटिवेशन करा दिया करो। ठीक, चलिए आज का मोटिवेशनल मैसेज देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, 1 दिसंबर से UPSC और UPPCS का प्री कम मेंस 2023 का जो है हम लोग पेड ग्रुप चालू करेंगे। ठीक, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उस दिन से ऑफिशियली चालू होगा, उससे पहले भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज भी ज्वाइन कर लो, जो चीज़ें बाकी जो अभी पेड ग्रुप चल रहा है उसमें मिलती वो भी आपको मिलती रहेंगी, लेकिन ऑफिशियली विद शेड्यूल, टेस्ट प्लान, वो सारी चीज़ें आपको 1 दिसंबर से मिलना स्टार्ट होगी। फिलहाल के लिए आप लोग जो है GS में आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, कंप्लीट करंट अफेयर मॉड्यूल, डाउट डिस्कशन, सिर्फ डाउट डिस्कशन का भी पेड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, और ये है पेमेंट डिटेल्स। कोई डाउट होता है तो आप लोग 9650347272 पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ यही एक नंबर है। और आज का जो मोटिवेशनल मैसेज है काफ़ी बढ़िया है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। ठीक, मतलब समझ गए तो कमेंट करके जो बताओ क्या आपको समझ में आया इसमें। ठीक, चलिए, अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है कि हाँ मेहनत हो रही है, आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जा रहा है, पूरा करंट अफेयर का कंटेंट बना के उसको आसान भाषा में समझा के पूरे एनालिसिस प्रीलिम्स और कम मेंस के लिए उपयुक्त तो बनाते हुए, और उसके बाद आपको जो है MCQ कराना, फिर उसके बाद आपको आंसर राइटिंग का जो है एनालिसिस देना, आंसर क्वेश्चन देना, मेरे ख्याल से काफ़ी मेहनत हो रही है। तो आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो ना यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ, खुद भी करो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट, वंदे मातरम।